प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कृपया करके इस चैनल को बढ़ाने के लिए आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ अपने दोस्तों के बीच में भी इसको शेयर जरूर कीजिए। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से है। चीन ने रविवार को बलूचिस्तान के ग्वादर में एक चीनी काफिले पर हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है और पाकिस्तानी पक्ष से अपराधियों को न्याय के दायरे में लाने को कहा है। कराची में चीनी महावाणिज्य दूतावास ने बाद में एक बयान में कहा कि उसके सभी नागरिक हमले में सुरक्षित हैं। समाचार एजेंसी सुनहुआ की रिपोर्ट के अनुसार महावाणिज्य दूतावास ने पाकिस्तानी पक्ष से चीनी नागरिकों, संगठनों और परियोजनाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ठोस और प्रभावी कदम उठाने को कहा। बयान में कहा गया कि महावाणिज्य दूतावास ने स्थानीय चीनी नागरिकों, उद्यमियों और परियोजनाओं को सतर्क रहने, सुरक्षा उपायों को उन्नत करने, सुरक्षा जोखिमों को रोकने, सुरक्षा स्थिति पर पूरा ध्यान देने और सुरक्षा सुनिश्चित करने की याद दिलाते हुए तुरंत आपातकालीन योजना सक्रिय कर दी है। रविवार सुबह बलूचिस्तान के तटीय शहर ग्वादर में चीनी इंजीनियरों और पाकिस्तानी बलों के वाहनों के काफिले को निशाना बनाया गया। स्वतंत्रता समर्थक समूह बलूच लिबरेशन आर्मी ने हमले की जिम्मेदारी ली है। ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक रविवार को इस मुद्दे पर चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन ने सोमवार को कहा कि चीन आतंकी हमलों की कड़ी निंदा करता है। उसने पाकिस्तान से दोषियों की कड़ी सजा देने और चीनी नागरिकों की सुरक्षा के लिए जरूरी उपाय करने का अनुरोध किया। इसके अलावा उन्होंने आगे कहा है कि पाकिस्तान में चीनी दूतावास ने इमरजेंसी रिस्पॉन्स प्लान एक्टिव कर दिया है। इसके तहत चीनी नागरिकों और प्रोजेक्ट की सुरक्षा बढ़ाने को कहा गया है। ग्लोबल टाइम्स ने आगे कहा कि चीन आतंकवाद के खतरे से संयुक्त रूप से निपटने और पाकिस्तान में चीनी कर्मियों, संस्थानों और परियोजनाओं की सुरक्षा की प्रभावी ढंग से रक्षा करने के लिए पाकिस्तान के साथ काम करना जारी रखेगा। चीन और पाकिस्तान की दोस्ती और सीपीसी को कमजोर करने का कोई भी प्रयास सफल नहीं होगा। इस बीच बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने चीन को चेतावनी दी है कि 90 दिनों के अंदर वह इलाके को छोड़ दे। आइए हम सीरिया के बारे में बात करें। सीरिया की राजधानी दमिश्क में रविवार तड़के धमाकों की कई आवाज़ें सुनी गई। सरकारी मीडिया और स्थानीय निवासियों ने यह जानकारी दी है। फिलहाल किसी सरकारी अधिकारी ने इस हमले के संबंध में कोई जानकारी नहीं दी, लेकिन अतीत में इस हमले के प्रकार को इजरायली हवाई हमले करार दिया जाता रहा है। इससे पहले इस प्रकार की घालिया घटना 7 अगस्त को हुई थी। उस समय सीरिया की सरकारी मीडिया ने अपनी एक खबर में कहा था कि इजरायली हवाई हमलों में राजधानी दमिश्क के आसपास के इलाकों को निशाना बनाया गया है। इन हमलों में सीरियाई सेना के 4 सैनिक मारे गए थे। निगरानी संस्था सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स से कहा कि इन हमलों में हथियारों और शस्त्रागारों को निशाना बनाया गया था। साथ ही इनका निशाना ईरान समर्थित लड़ाके भी थे। इसराइल ने हाल के वर्षों में सीरिया में सरकारी कब्जे वाले स्थानों को निशाना बनाते हुए सैकड़ों हमले किए हैं, लेकिन उसने कभी भी इस बात को स्वीकार नहीं किया कि उसने हमले किए हैं। सीरिया लंबे समय से गृह युद्ध की आग में झुलस रहा है। इसके अलावा सीरियाई क्षेत्र वैश्विक महाशक्तियों के बीच जंग का मैदान भी बना हुआ है। सीरिया पर कब्जे के लिए अमेरिका, रूस और इजराइल, ईरान में जंग जारी है। इसका नुकसान सीरिया के आम नागरिकों को उठाना पड़ रहा है। सीरिया में अशांति से लोग गरीबी और भुखमरी से जूझ रहे हैं। अप्रैल में आए भीषण भूकंप ने सीरियाई लोगों को बहुत नुकसान पहुंचाया था, लेकिन हिंसा प्रभावित क्षेत्र होने के कारण उन इलाकों में राहत सामग्री तक नहीं पहुंचाई जा सकी थी। आइए हम सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात करें। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की तस्वीर के साथ गलत इरादे और शर्तपूर्ण तरीके से उनके द्वारा जनता को तानाशाही सरकार के खिलाफ एकजुट होकर सड़कों पर उतरने की लोगों से की गई अपील वाले फर्जी सोशल मीडिया पोस्ट मामले में कानूनी कार्रवाई की जा रही है। सोमवार को मामला सामने आने के बाद सुप्रीम कोर्ट कार्यालय की ओर से एक बयान जारी कर यह जानकारी दी। बयान में कहा गया कि यह सोशल मीडिया पोस्ट फर्जी है, गलत इरादे और शरारतपूर्ण कार्य है। बयान में कहा गया कि पोस्ट न तो मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ द्वारा और न ही उनके द्वारा अधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा जारी की गई। बयान में यह भी कहा गया कि सोमवार को सोशल मीडिया और मैसेंजर ऐप्स पर प्रसारित एक फर्जी खबर का पता चला, जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI DY चंद्रचूड़ को उद्धृत किया गया था। कार्यालय ने कहा है कि संबंधित विभागों की ओर से इस मामले में उचित कार्रवाई की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट बार संघ के सचिव रोहित पांडे ने बताया कि एक फर्जी मैसेज सर्कुलेट किया गया है। ये पूरी तरह से प्रोपेगेंडा है। कोई भी CJI कभी भी ऐसा काम नहीं करेगा। ये CJI DY चंद्रचूड़ को बदनाम करने वाला काम है। उनके नाम पर इतनी गंभीर शरारत के लिए कदम उठाए जाने चाहिए और उठाए जाएंगे। CJI चंद्रचूड़ की तस्वीर के साथ शेयर किए जा रहे कथित संदेश की हेडलाइन है, भारतीय लोकतंत्र सुप्रीम कोर्ट जिंदाबाद। CJI के कथित संदेश में लिखा है कि हम भारत के संविधान, भारत के लोकतंत्र को बचाने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए आपका सहयोग भी बहुत महत्वपूर्ण है। सभी लोगों को एकजुट होना चाहिए और सड़कों पर आइए और सरकार से अपना हक मांगिए। इसमें आगे लिखा है कि ये तानाशाही सरकार लोगों को डराएगी, धमकाएगी, लेकिन आपको डरना नहीं है। हिम्मत रखो और सरकार से हिसाब मांगो। मैं आपके साथ हूँ। संदेश के लिए नीचे लेखक का नाम दिया गया है DY चंद्रचूड़, जो भारत के मुख्य न्यायाधीश पद पर आसीन हैं।
आइए अब हम नाइजर के बारे में बात करें। नाइजर के विद्रोही सैनिकों ने कहा है कि वह उच्च राजद्रोह तथा देश की सुरक्षा को खतरे में डालने के लिए अबदस राष्ट्रपति मोहम्मद बज़ौम पर मुकदमा चलाएंगे। उनका यह बयान तब आया है जब कुछ घंटे पहले उन्होंने कहा था कि यह बढ़ते क्षेत्रीय संकट को हल करने के लिए पश्चिमी अफ्रीकी देशों के साथ बातचीत के वास्ते तैयार है। उन्होंने देश पर प्रतिबंध लगाने के लिए पश्चिमी अफ्रीकी नेताओं की आलोचना की है। सैन्य शासकों के इस ऐलान से तनाव बढ़ गया है। कर्नल मेजर अमादोउ अब्दुल रहमान ने रविवार रात को सरकारी टेलीविजन पर की घोषणाओं में कहा कि सैन्य शासन ने उच्च राजद्रोह तथा नाइजर की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा को खतरे में डालने के लिए अपदस्थ राष्ट्रपति तथा उनके स्थानीय एवं विदेशी साथियों पर सक्षम राष्ट्रपति तथा अंतर्राष्ट्रीय प्राधिकारियों के समक्ष मुकदमा चलाने के लिए आवश्यक सबूत एकत्रित कर लिए हैं। नाइजर के लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित राष्ट्रपति बज़ौम को 26 जुलाई को उनकी सेना के सदस्यों ने एक तख्तापलट के बाद अपदस्थ कर दिया था। तब से वो राजधानी नियामी में राष्ट्रपति आवास में अपनी पत्नी और बेटे के साथ नज़रबंद हैं। राष्ट्रपति उनकी सत्तारूढ़ पार्टी के करीबी लोगों ने बताया कि उनकी बिजली और पानी की आपूर्ति बंद कर दी गई है तथा उनके पास भोजन भी नहीं है। जुंटा शासन ने रविवार रात को इन खबरों को खारिज किया और पश्चिमी अफ्रीकी नेताओं तो अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों पर सैन्य सरकार को बदनाम करने के लिए दुष्प्रचार करने का आरोप लगाया। जुंटा पर तख्तापलट के बाद अपदस्थ राष्ट्रपति बज़ौम को पुनः राष्ट्रपति पद पर स्थापित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ रहा है। नाइजर में सैनिकों ने 26 जुलाई को बज़ौम को हिरासत में ले लिया था और तख्तापलट के बाद उनके द्वारा स्थापित शासी निकाय CNSP का नेतृत्व करने के लिए देश के राष्ट्रपति गार्ड के पूर्व नेता अब्दुल रहमान त्यूचानी को चुना है। सैन्य जुंटा ने देश के हवाई क्षेत्रों को भी अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया है। आइए अब हम ताइवान के बारे में बात करें। ताइवान के उपराष्ट्रपति विलियम लाई पैराग्वे के रास्ते अमेरिका पहुंचे, जिसकी वजह से चीन बौखला गया है और इस कदम की निंदा की है। अमेरिका के ताइवान के साथ कोई भी राजनयिक संबंध नहीं है, इसलिए ताइवान के नेताओं की अमेरिकी यात्रा को यात्रा के तौर पर नहीं बल्कि पारगमन के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। विलियम लाई पैराग्वे के रास्ते शनिवार को न्यूयॉर्क पहुंचे। दक्षिण अमेरिका में ताइवान का एकमात्र सहयोगी पैराग्वे है। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि वो अमेरिका और ताइवान के बीच किसी भी आधिकारिक बातचीत का दृढ़ता से विरोध करता है। साथ ही मंत्रालय ने यह भी कहा कि ताइवान चीन के मूल हितों का केंद्र है और अमेरिका से वन चाइना पॉलिसी का पालन करने का आग्रह किया। विलियम लाई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक बयान शेयर करते हुए कहा कि वह स्वतंत्रता, लोकतंत्र और अवसरों के प्रतीक न्यूयॉर्क में आकर खुश हैं। उनके अमेरिका में दाखिल होने से चीन तिलमिला गया है। विलियम लाई के आगमन से पहले अमेरिकी सरकार के अधिकारियों ने कहा था कि उन्हें उम्मीद है कि ताइवान के उपराष्ट्रपति का पारगमन शांतिपूर्ण होगा। आखिरी बार विलियम लाई ने जनवरी 2022 में अमेरिका की यात्रा की थी। रिपोर्ट के मुताबिक ताइवान को चीन की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी हमेशा से अपना हिस्सा बताती रही है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने स्वशासित द्वीप पर कब्जा करने के लिए बल का प्रयोग छोड़ा नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। बाकी मिलते हैं कल आपसे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।